नमस्कार। आज की कहानी है मोक्ष। मैं विस्मयकारी दृष्टि से मुक्तिवादी मैडम को देख रहा था। सोच रहा था कि पुराणों की पौराणिक कथाएं कितना अहित कर रही हैं वर्तमान का। मैडम को भी मुक्ति के जाल में उलझा दिया। मोक्ष न होने के भय से कितना ग्रसित हैं। जो सच्चाई है, वर्तमान की सच्ची खुशियां हैं, उन्हें भी दुत्कार रही हैं। उनका आनंद नहीं ले पा रही हैं। परलोक के भय से तिल तिल कर मर रही हैं। मौत से पहले ही आज भी मुलाकात जोशी नर्सिंग होम में हुई थी। साथ में कोई नहीं था। हाय हेलो की औपचारिकता के बाद मैंने पूछा था, कैसे आना हुआ? किसी से मिलना था या डॉक्टर से परामर्श लेने आई हैं? हाँ, परामर्श लेने आई थी, या समझो बीमारी से निपटकर ही जा रही हूँ। क्या बात है? मैंने पूछा। वो बड़ी मायूसी से बोली, अब आशा करना ही व्यर्थ है। शायद मेरे नसीब में ही मोक्ष नहीं है। निराशा झलक रही थी उसके शब्दों में। साहसी, वाक्पटु और सुंदर चेहरे पर ऐसे भाव थे मानो किसी ने दुखती रग पर उंगली रख दी हो। आशा न आंतरिक कुंठा है और वे तो रूपों में जीते हैं, हाथी के दांतों की तरह, जो दिखने के और खाने के और होते हैं। कभी होने वाले तनाव का राज आज मेरे सम्मुख फाश हुआ था। मुझे उनसे ऐसी आशा न थी कि इनकी भी आंतरिक कुंठा है और ये दो रूपों में जीते हैं, हाथी के दांतों की तरह, जो दिखने के और खाने के और होते हैं। ये दोहरा चरित्र था या विस्मय कर देने वाला रूप था उस शख्सियत का जो नारी थी, सम्मानित अध्यापिका थी और जिन्होंने न जाने कितनी वाद विवाद प्रतियोगिताओं में प्रथम रहने का गौरव हासिल किया, जो नारी मुक्ति के संबंध में लंबा चौड़ा भाषण दे सकती थी, कई सेमिनारों में, सम्मेलनों में बहस कर सकती थी, करती भी थी और कई अलंकारों में सम्मानित होती रहती हैं। दलित शोषित महिलाओं की संस्थाओं में अग्रणी रहती हैं। सारा शहर उनके नारी मुक्ति के विचारों से प्रभावित था और उनके इस रूप की समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा भी थी। मिसेस मेहता की हर बात में एक खास अंदाज था। वो बोलने का हो, समझने का हो, चलने का हो या नाक के ऊपर ऐनक खिसकाने का हो, वाक्पटु थी, इसीलिए आदमी प्रभावित हो जाता। और मैं भी शायद उनसे प्रभावित था, क्योंकि मैंने इनका यह रूप नहीं देखा था, जबकि मैं उनका शिष्य रहते हुए आज उनका सहायक हूँ। डॉक्टर मिसेज मेहता राजनीति विभाग में रीडर हैं और मैं अभी प्रवक्ता ही हूँ, जिसे 2-3 वर्ष ही हुए हैं पढ़ाते हुए। एक ही विभाग में होने के कारण और उनका शिष्य होने के कारण मेहता मैडम और मैं आपस में चर्चा करते ही रहते थे। सामाजिक समस्याओं पर, राजनीतिक समस्याओं पर या शिक्षा से संबंधित। खास बात यह थी कि मैडम ने आज से पहले यह जाहिर नहीं होने दिया था कि उनके अंदर भी एक मोक्ष का नाग फन बाएं बैठा है और वास्तव में वह दोहरा चरित्र जीती है जीवन रूपी रंगमंच में। वैसे तो नारी मुक्ति के जोश में मैडम ने प्रेम विवाह भी किया था। मैडम स्वयं सिख थीं और उनके पति हिंदू हैं जो सेना में कार्यरत हैं। अतः परिवार की जिम्मेदारियां मैडम पर ही थीं। मेरी पुत्री शिप्रा का आज जन्मदिन था। घर पर मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी हुई थी, जिसमें शिप्रा के दोस्त, अध्यापक वर्ग और मेरे कुछ खास परिचित थे। उनमें मिसेस मेहता भी थीं। मैडम अपनी तीनों पुत्रियों के साथ आई थीं। मैंने उन्हें अपने जानने वालों से मिलवाया। धीरे धीरे सभी रस्में निबटने लगीं और मेहमान वर्ग जलपान करने लगा। इसी जलपान के मध्य मैडम के दिमाग में कोई प्रश्न उमड़ पड़ा। मेरी पत्नी एवं बच्चे को देखकर मैडम पूछ बैठी मुझसे,
शशांक, तुम्हारी उम्र क्या है? 33 वर्ष का पूरा हो जाऊंगा मैडम जुलाई में। और तुम्हारी पत्नी की? रजनी को सितंबर में 33 पूरा होगा। तुम दोनों बराबर उम्र के हो। अच्छा, ऐसा महसूस नहीं होता। तुम्हारी रजनी तो अभी 25-26 से ज़्यादा की नहीं लगती। दरअसल बात यह है मैडम कि वो सदा खुश रहती है शुरू से ही। उसने मुझसे विवाह तब कर लिया था जब मैंने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और मैं बेरोजगार था। रजनी प्रेस फोटोग्राफर है और चित्रकार भी है। उसके छाया चित्र एवं तेल चित्र सम्मानित हो चुके हैं तथा प्रदर्शनी में अच्छे दामों में बिके हैं, आज भी बिकते हैं। मैंने कहा, उसने मुझे महसूस नहीं होने दिया था कि मैं बेरोजगार हूँ। उसे मुझ पर विश्वास था कि मैं जरूर सफल हो जाऊँगा। अच्छा, तो तुम्हारी बेटी तो 5-6 साल की होगी, मैडम ने कहा। जी हाँ, आज उसकी 6ठी सालगिरह है, मैडम बोली। भाई, लेकिन तुम्हारा बेटा नहीं दिखाई दे रहा है जो मोक्ष देगा। मैडम, शिप्रा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही बेटा मानते हैं। यही कारण है कि शिप्रा 6 वर्ष की हो चुकी है और हमारा दूसरी संतान नहीं है। फिर देश की जनसंख्या हम युवा लोग नहीं रोकेंगे तो कौन पहल करेगा, सोचिए जरा। रजनी बोल पड़ी। मैडम मेरे पास कुछ देर बाद आई और मुझसे बोली, शशांक, रजनी ना समझ है, पुत्र तो बीज होता है वंशरूपी फसल का, ये उसे पता नहीं है। मोक्ष पुत्र की दी हुई अग्नि से होता है, अन्यथा भटकते रहो प्रेत योनि में। न जाने क्या क्या सुझाव दिए, धर्म ग्रंथों की टिप्पणियाँ, पुराणों की बखियाँ उधेड़ दी। मुझे लग रहा था कि मैडम अध्यापिका नहीं बल्कि कोई दकियानुसी, पुराण विश्वासी, पुरातन कर्मकांडी पुरोहित हो जो अपने यजमान की बुद्धि की शल्य चिकित्सा कर रहा हो। पुत्रियां पराया धन होती हैं, एक न एक दिन उन्हें जाना होता है। हम तो उन्हें कर्ज मानकर पालते हैं। असली धन तो पुत्र ही होता है जो मोक्ष देगा। मुझे देखो शशांक, 39 वर्ष की होने वाली हूँ, 3 पुत्रियों की माँ हूँ, पुत्र नहीं है, बस यही कमी है। लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा पुत्र होगा, मुझे मोक्ष मिलेगा। तुम तो अभी जवान हो, रजनी की भी उम्र है। शशांक सोचो, और फिर भला एक पुत्र हो भी जाएगा तो देश पर कौन सा असर पड़ रहा है। मैं विस्मयकारी दृष्टि से मुक्तिवादी मैडम को देख रहा था, सोच रहा था कि पुराणों की पौराणिक कथाएं कितना अहित कर रही हैं वर्तमान का। मैडम को भी मुक्ति के जाल में उलझा दिया। मोक्ष न होने के भय से कितना ग्रसित हैं। जो सच्चाई है, वर्तमान की सच्ची खुशियां हैं, उन्हें भी दुत्कार रही हैं, उनका आनंद नहीं ले पा रही हैं। परलोक के भय से तिल तिल कर मर रही हैं, मौत से पहले ही। पुत्र की चाह ने कितना अंधा बना दिया है, माँ बाप को ही यमराज बना दिया है। गर्भ जहाँ से जन्म होता है, नई कृति का, उसे ही शमशान बना दिया है। पुत्र की चाह एक अनदेखे मोक्ष के लिए, परलोक के लिए, अफसोस एक चाह में दूसरे का अंत। मानो वह हाड़ मांस से निर्मित गुड़िया न होकर लाल गरम लोहे का टुकड़ा हो, जिसे देखते ही जलन पीड़ा का एहसास हो जाए। मनुष्य कितना संवेदनशील कलाकार है, जिसे अपनी जिंदा होने वाली कृति को तोड़ने का अफसोस नहीं होता, किंतु चौराहों पर लगी मूर्ति तोड़ने का गम इतना होता है कि वो शहर में दंगे करवा देता है। मैं सोच रहा था, अब मुझे याद आया, जोशी नर्सिंग होम में मैडम का बीमारी से निपट कर आ रही हूँ जैसा वक्तव्य कह रहा था कि मैडम भी कातिल थीं, जिन्होंने अपने साथ साथ डॉक्टर को भी कातिल बना दिया था। उनके हाथ भी खून से लथपथ करवा डाले थे। ये कैसी मुक्ति की अवधारणा है। नारी ही नारी को निगलने के लिए तत्पर है। इस मुक्ति ने मुझे सोचने के लिए विवश कर दिया था। पुत्र की चाह में अजन्मे की हत्या,
मंदिरों में व्रत उपवास, मज़ारों और मस्जिदों में दुआ करना, ये कैसी परलोक की सोच है। और वास्तव में परलोक में भगवान पूछें, भक्त तू तो अजन्मों का ही कातिल है, तू नरक में सड़, तो क्या होगा? एक की चाह दूसरे का दमन। नारी मुक्ति की आदर्श काल्पनिक सोच यथार्थ के धरातल पर चोट खा गई। यथार्थ भी कैसा, जो अनदेखा है। असलियत ये है कि आज जो पुत्र किसी की चाह में हत्यारा बन बैठा हो, वही पुरुष बनेगा। दहेज की मांग कर उत्पीड़ित करेगा या शराब पीकर, जुआ खेलकर मानसिक प्रताड़ना देगा, वैश्या बनाने में, बलात्कार करने में योगदान देगा। फिर नारी मुक्तिवादी आंदोलन चलेगा, अग्रणियों को अलंकृत किया जाएगा, किंतु इन सब के बाद भी पुरुष मोक्ष देगा, पुत्र रूप में अंतिम अग्नि देगा, मोक्ष में सहायक होगा किसी अनदेखे परलोक में। ये मोक्ष की व्रत तृष्णा है। परलोक की मरीचिका में ये कैसी मुक्ति की चाह है। ऐसे अनेक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उभरते चले गए। जैसे चूल्हे में रोटियां पकाने के बाद तवे की निचली सतह पर चुगनों की तरह चमकते अग्निकण, ज्ञान द्वारा जिनके पाप धुल गए हैं, वे ईश्वर का ध्यान धरने वाले, तन्मय हुए, उसमें स्थिर रहने वाले, उसी को सर्वस्व मानने वाले लोग मोक्ष पाते हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।